हेलो स्टूडेंट्स, मैं वी एस चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो पहली यूनिट दी गई है इतिहास, इसमें जो तीसरा चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम भूमंडलीकरण का अर्थ और रेशम मार्ग के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन से, वो सेशन को लाइक और शेयर कर दें ताकि अन्य बच्चे जुड़ सकें और अपना हित कर सकें। फटाफट इस वीडियो की लिंक को आप अपने मित्रों में शेयर करें और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आप लोग नियमित रूप से जो है अपनी पढ़ाई को जारी रखें ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें और अपना सपना जो है पूरा कर सकें। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, नियमित करें, रेगुलर करें ताकि आपको आने वाले समय में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। यदि आप अपनी पढ़ाई के प्रति सचेत नहीं रहेंगे, लापरवाही करेंगे, तो इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप बड़ी तन्मयता के साथ, लगन के साथ और ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें ताकि आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकें। जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को शेयर करें। फिर हम आज की चर्चा को शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर लिंक दी गई है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर जो है सभी वीडियो देख सकते हैं और प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है। तो आइए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। तो पहले जानते हैं भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है। भूमंडलीकरण क्या होता है, आइए समझते हैं। भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकृत करना है। वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों और सूचनाओं का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार या राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर स्वतंत्र रूप से संचारण ही वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई। भूमंडलीकरण, जिसे हम अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर में विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच, दुनिया भर में जो जितने भी देश हैं विश्व में और जितनी भी संस्थाएं हैं, उनके बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, तकनीकी संबंधों में समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो फिर से समझेंगे। जो इसमें बताया गया है कि भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण क्या है, चाहे आप भूमंडलीकरण कह लें या वैश्वीकरण कह लें, दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। तो जो पहली परिभाषा दी गई है कि भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व है, ये संपूर्ण विश्व बना हुआ है। इसमें कई एक देश है, ठीक है बच्चों, बहुत से देश हैं। तो संपूर्ण विश्व की जो अर्थव्यवस्था, हर देश की जो अर्थव्यवस्था वो एक दूसरे से जो है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हर देश की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये आपस में कनेक्ट है। सभी की अर्थव्यवस्थाएं, सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना यानी जुड़ना, एक होना। जो अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था, वह सभी अर्थव्यवस्थाएं एकीकृत हो जाएं, एक में मिल जाएं। वस्तुओं, सेवाओं और व्यक्तियों, सूचनाओं का जो राष्ट्रीय सीमा है, उस राष्ट्रीय सीमा के बाहर यानी विदेशों में स्वतंत्र रूप से उनका स्थानांतरण हो जाए, उनका संचारण हो जाए, संचरण हो जाए या फैल जाएं। तो इस प्रक्रिया को वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहा जाता है। यानी जब भी कोई देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति का देश के बाहर के विभिन्न देशों में जो संपर्क होता है, जिससे संपूर्ण विश्व मिलकर एकीकृत हो जाए, एक में मिल जाए, तो ऐसी स्थिति को हम भूमंडलीकरण कहते हैं। भूमंडलीकरण में जो है सभी देश पास आ जाते हैं, सभी देश जो हैं दूर रहते हुए भी उनके संबंध पड़ोस के हो जाते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को भूमंडलीकरण कहा जाता है। आइए और अधिक
आसान शब्दों में और विस्तृत अर्थ में समझने के लिए समझते हैं। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में एक देश दूसरे देश पर परस्पर निर्भर हो जाते हैं। जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें एक देश दूसरे देशों पर निर्भर हो जाते हैं, दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और लोगों के बीच की दूरियां घट जाती हैं। भूमंडलीकरण में क्या होता है, जो देश दूर दूर होते हैं लेकिन उनके बीच की जो दूरी होती है, जब उनके संपर्क स्थापित हो जाते हैं, संबंध स्थापित हो जाते हैं, तो उनके बीच की दूरियां घट जाती हैं। एक देश अपने विकास के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करता है। एक देश जो है अपने विकास के लिए दूसरे देश पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए सूती कपड़े के उद्योग में महत्वपूर्ण नामों में से एक जापान, भारत या अन्य देशों में पैदा हुई कपास पर निर्भर करता है। यानी जो सूती वस्त्र उद्योग है, वो सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित है? प्रमुख रूप से जापान में, भारत में और कुछ अन्य देशों में स्थापित है, जहाँ पर कपास पर निर्भर करते हैं। जहाँ कपास ज़्यादा उत्पादित होती है वहाँ ये उद्योग स्थापित होते हैं। ठीक है। अगर कपास उत्पादित नहीं होती है लेकिन वो वहाँ से दूसरे देशों से मंगा लेते हैं, आयात कर लेते हैं, तो इससे भी जो है वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हो जाते हैं। काजू के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रमुख रूप से भारत, अफ्रीकी देशों में पैदा हुए कच्चे काजू पर निर्भर करता है। जो काजू के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो प्रमुख रूप से भारत है, वो अफ्रीका देश में पैदा हुए कच्चे काजू पर निर्भर करता है। तो काजू भारत में आता है, ठीक है, आयात होता है, आयात करता है भारत, तो जिससे दोनों देश एक दूसरे के करीब आ जाते हैं व्यापार के माध्यम से। व्यापार यानी आर्थिक क्षेत्र के माध्यम से या व्यापार के माध्यम से दो देश एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और दोनों देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। हम जानते हैं कि अमेरिका का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग किस सीमा तक भारत और अन्य विकासशील देशों के इंजीनियरों पर निर्भर करता है। भूमंडलीकरण में केवल वस्तुओं और पूंजी का ही संचालन नहीं होता है, अपितु बल्कि क्या होता है, लोगों का भी संचालन होता है। केवल वस्तुएं और पूंजी ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है, बल्कि इसमें व्यक्तियों का भी संचारण होता है, व्यक्तियों का भी स्थानांतरण होता है। भूमंडलीकरण के आरंभिक रूप यानी जब भूमंडलीकरण का जन्म ही हुआ था, तो उस प्रारंभिक रूप भूमंडलीकरण कोई नई चीज़ नहीं है। लगभग 200 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक पारस्परिक क्रियाएं और लंबी दूरी तक व्यापार सिल्क रूट के माध्यम से हुआ था और सिल्क रूट मध्य और दक्षिण पश्चिम एशिया में लगभग 6000 किलोमीटर तक फैला था और चीन को भारत, पश्चिमी एशिया और भूमध्य क्षेत्र में से जोड़ता है। सिल्क रूट के साथ वस्तुओं, लोगों और विचारों के ने चीन, भारत और यूरोप के बीच हज़ारों किलोमीटर की यात्रा की और 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक एशिया में लंबी यात्राओं द्वारा लोगों ने वैचारिक आदान प्रदान किया, यानी विचारों का आदान प्रदान किया। इसी दौरान हिंद महासागर में समुद्रीय व्यवस्था को महत्व मिला। यानी यह भूमंडलीकरण प्रक्रिया से क्या होता है, किन किन देशों को लाभ होता है, यानी भूमंडलीकरण प्रक्रिया में सभी देश जो है एक दूसरे पर निर्भर होने लगते हैं और अपनी जो है अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। इसी के साथ एक अर्थ जुड़ा था वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण लगभग एक ही जैसे हैं। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। यानी जो स्थानीय क्षेत्र पर या स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाएं जो उत्पादित होती हैं वो विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर पहुंच जाती है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम वैश्वीकरण कहा जाता है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं। संपूर्ण विश्व के लोग मिलकर जो है एक समाज बनाते हैं और एक साथ कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन होता है। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के क्षेत्र में किया जाता है। यानी जो वैश्वीकरण का जो मुख्य उद्देश्य है, जो कि अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से, तो वैश्वीकरण का जो मुख्य रूप से इसका उपयोग होता है वो आर्थिक क्षेत्र से होता है, यानी आर्थिक वैश्वीकरण से होता है। अर्थात व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूंजी प्रवाह, प्रयास और प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में
एकीकरण हो जाता है, यानी जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत हो जाती है, यानी मिल जाती है। भूमंडलीकरण भी एक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर में विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन और प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार, शिक्षा, संगठनात्मक विकास और साझा सांस्कृतिक मानचित्र को मजबूत करना होता है। भूमंडलीकरण के कारण देशों के बीच व्यापार में वृद्धि हुई है, आर्थिक संबंध मजबूत होते हैं। यानी भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया है जिसके कारण ही जो है दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार होता है। यानी व्यापार कब होता है? जब वस्तुओं का आयात निर्यात होता है। जिस देश में वस्तुओं की कमी होती है वो देश दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात करते हैं, और जिस देश में वस्तुओं की अधिकता होती है वो देश दूसरे देशों को निर्यात करते हैं। तो देशों के बीच व्यापार में वृद्धि होती है और आर्थिक संबंध जिसके कारण जो आर्थिक संबंध है वो मजबूत होते हैं, और विभिन्न देशों के नवीनतम तकनीकी और वैज्ञानिक विकास होता है। विभिन्न देशों में जो है विभिन्न देशों के विभिन्न क्षेत्रों में जो नई तकनीक है, नए वैज्ञानिक विकास है वो होते रहते हैं। इसके साथ ही लोगों के बीच जो संबंध है वो भी, सांस्कृतिक संबंध है वो भी स्थापित होते रहते हैं। तो ये तो था बच्चों वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण का अर्थ, और विस्तार रूप में हमने जाना है। अब आइए चलते हैं अपनी किताब की ओर। किताब में देखते हैं क्या है। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यानी जो विश्व है वो भूमंडलीकृत कैसे बना है, और इसको कई चरणों में पाठ को बांटा गया है। तो इसमें जो पहला पॉइंट दिया गया, आधुनिक युग से पहले, यानी जो वर्तमान युग चल रहा है इससे पहले की क्या स्थिति थी उसके बारे में जानना है। उसके बारे में जानेंगे तभी हम भूमंडलीकृत विश्व के बनने के बारे में समझ सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर यह एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों में ही हमारे सामने आई हो। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे, भूमंडलीकृत विश्व बनने की प्रक्रिया, जो भूमंडलीकृत विश्व बनने की प्रक्रिया, विश्व के सभी देश एकीकृत होंगे तो उसमें क्या होगा, व्यापार का काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का पूंजी व बहुत सी सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। तो लंबा इतिहास रहा है, और आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए यह दुनिया ऐसी बनी है। यानी ये दुनिया जो है, जो वर्तमान में आप जिस दुनिया को देख रहे, जिस संसार को देख रहे, जिस वर्ल्ड को देख रहे हो, वो पहले ऐसी नहीं थी। धीरे धीरे इसका इस तरह से बनना शुरू हुआ था। तो इतिहास के हर दौर में चाहे कोई भी चरण हो इतिहास का, उसमें मानव समाज एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक आते गए, और प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थयात्री ज्ञान अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न, यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाते रहे। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह के चीज़ें, पैसा, मूल्य, मान्यताएँ, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियों भी साथ लेकर चलते रहे। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके में भी जुड़ी हुई थी जिसे आज हम पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। 1000 साल से भी ज़्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियों, जिन्हें पैसे या मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, प्राचीन समय में इन्हीं कौड़ियों के द्वारा व्यापार होता था। चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती रहीं। बीमारी फैलने पर कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास भी 7वीं सदी तक ढूंढा जा सकता है। 13वीं सदी के बाद तो इसका प्रसार पश्चिम की निश्चय ही साफ देखा जा सकता है, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है। ये चित्र जो है एक स्मृति शिला है। इस पर पानी के एक जहाज का चित्र उकेरा गया है जो गोवा संग्रहालय में स्थित है। 10वीं शताब्दी की है ये मूर्ति, जो पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई नवीं सदी के बाद की स्मृतिशालाओं पर जलपोतों की तस्वीरों से उस काल
में समुद्री व्यापार के महत्व का पता चलता है। इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि उस समय व्यापार कैसे हुआ करता था। अब देखिए बच्चों, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, रेशम मार्ग या सिल्क रूट से जुड़ी दुनिया। ये प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है, रेशम मार्ग क्या है। तो आइए जानते हैं रेशम मार्ग के बारे में। आधुनिक काल से पहले यानी आधुनिक युग से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क रूट या रेशम मार्गों के रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग नाम से पता चलता है कि इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम, जिससे रेशम को हम इंग्लिश में सिल्क कहते हैं, का कितना महत्व था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। ज़मीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी के तक अस्तित्व में भी थे। इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचते थे। वापसी में सोने, चांदी और कीमती धातुएं यूरोप से एशिया तक पहुंचती थी। मतलब जो व्यापार के होता था, उस जो मुद्रा प्राप्त होती थी, वो मुद्रा जो है धातुओं के रूप में, जो कीमती धातुएं हैं, सोना है, चांदी है, इसके रूप में आती थी। तो एक ऐसा मार्ग है जहाँ से रेशम का व्यापार होता था। जिन मार्गों से होकर रेशम का व्यापार होता था, ऐसे रूटों को, ऐसे मार्गों को सिल्क मार्ग कहा गया। और व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थी। यहाँ पर व्यापार तो होता ही था, लेकिन इसके साथ जो संस्कृति थी, जो विभिन्न संस्कृतियों के लोग आपस में व्यापार करते थे, उसके कारण उनकी जो संस्कृतियाँ भी एक दूसरे से आदान प्रदान होती थीं। और शुरुआती काल के ईसाई मिशनरी निश्चय ही इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे। ऐसा माना जाता है कि जो ईसाई मिशनरी थे, जो 1600 के बाद में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे, वो इसी मार्ग से आए होंगे। और कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्म उपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले। इससे भी बहुत पहले भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैल चुका था। तो ये था रेशम मार्ग की कहानी। रेशम मार्ग कहाँ से शुरू हुआ, किस चीज़ का व्यापार होता था और किस प्रकार से लोगों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध स्थापित होते थे। देखो यहाँ पर ये एक चित्र दिखाया गया है, जो चीन की एक गुफा पेंटिंग में दर्शाया गया है। सिल्क मार्ग 8वीं सदी, गुफा 217, मोगाओ ग्राटोज, गैंसू, चीन का यह चित्र है। अब आगे है, अगला पॉइंट है भोजन की यात्रा और इस पे घेत्ती और आलू। आइए देखते हैं क्या है ये। हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं, यानी जो हम खाते हैं, जो अनाज खाते हैं, वो दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जो चीज़ आज हम खा रहे हैं, तो वो चीज़, हर चीज़ भारत में पैदा नहीं होती थी, ना ही भारत की उत्पन्न होती थी। ये विदेशों से भारत में आई है। ये विदेशों से बच्चों भारत में आई है। भारत में पैदा नहीं होती थी, लेकिन अब पैदा होने लगी है। अब उसकी उपज जो है होने लगी है, लेकिन पहले नहीं होती थी। तो ये चीज़ें कहाँ से आईं, किस प्रकार से भारत में आईं, तो इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, कोई भी मुसाफिर या व्यापारी, कोई भी व्यक्ति अगर नए देश में जाएगा, तो जाने अनजाने वहाँ नई फसलों के बीज बो आते थे। और संभव है दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होते थे खाद्य पदार्थ के भी साझा स्रोत रहे हैं। आइए स्पेघेत्ती और नूडल्स का ही उदाहरण लें। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो स्पेघेत्ती होती है और नूडल्स होते हैं, यहाँ पर इन दोनों के उदाहरण दिए गए हैं कि ये कैसे बनते हैं, कहाँ से आए हैं। तो इसमें बताया गया है
कि ऐसा माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुँचे हैं। जो नूडल्स हैं, जो नूडल्स बच्चे चाव से खाते हैं, वो नूडल्स कहाँ से आए? चीन से पश्चिम में पहुँचे और वहीं और वहाँ उन्हीं से स्पेगेटी का जन्म हुआ है। यह संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का ही एक टापू है। इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि हम कभी या ना जान सकें कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा, और फिर भी इन अनुमानों के आधार पर इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल के पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा था या सांस्कृतिक संबंध स्थापित थे। अब यहाँ पर कुछ फसलों की बात की जा रही है, जैसे आलू है, सोया है, मूंगफली है, मक्का है, टमाटर है, मिर्च है, शकरकंद है और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वज के पास नहीं थे। ये हमारे देश में नहीं थे, इनका इस्तेमाल हमारे देश में जब थे ही नहीं तो प्रयोग नहीं होता था। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस, यानी जब कोलंबस भारत आया था, जब कोलंबस भारत आया था तब ये जो है ये चीज़ें भारत में पहुंची। तो यहाँ से जो है जो क्वेश्चन बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं। और चूँकि ये क्वेश्चन आपके कोर्स में दिया गया है पाठ, तो आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से भारत की फसल नहीं है, ठीक है, या किस फसल का जन्म किस देश में हुआ है, किस महाद्वीप में हुआ है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसे कोलंबस के नाम से जाना जाता है, जिसने भारत की 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी या भारत पहुँचा था। तो ये गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाने लगा। भाई कोलंबस ही जो है लाया था, इन्हें पहुंचाया था, और कोलंबस ने ही जो है अमेरिका की खोज की थी। कोलंबस ने ही अमेरिका की खोज की थी और बाद में ये अन्य देशों में पहुँचे। यहाँ अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह से है, यानी जो 2 महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और उसमें कैरिबियन द्वीप आते हैं, ये सभी मिलकर जो है अमेरिका का निर्माण करते हैं। और दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी में आमूलचूल परिवर्तन हुए और उनका भोजन बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र जो है बढ़ने लगी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि 1840 के दशक के मध्य किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई और लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। अगला पॉइंट है विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक पहुँचे तो पूर्व आधुनिक विश्व का जो विश्व था बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर में पानी में फलता फूलता व्यापार यानी समुद्री मार्ग के माध्यम से जो व्यापार होता था वह बहुत ही फल फूल रहा था। तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थीं, यानी ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा था, परंपरा मतलब हमारी संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा था। और भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। जो भारतीय उपमहाद्वीप था ये
रास्तों के माध्यम से, भारतीय उपमहाद्वीप के माध्यम से ये प्रवाह निरंतर हो रहा था और पूरे नेटवर्क में पूरा जो जाल था इस प्रकार की परंपराओं का, व्यापार का, इस इलाके का भारी महत्व था। यूरोपियों के दाखिले, जब यूरोपीय इस क्षेत्र में दाखिल हुए, प्रवेश किया इन्होंने, से यह आवाजाही और बढ़ने लगी। जब यूरोप के लोग यहाँ आए तो ये जो है आवागमन अति तीव्र गति से होने लगा, जिससे जो है विभिन्न देश एक दूसरे के संपर्क में आने लगे और इन प्रभावों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी। यानी यूरोप की तरफ से लोग आने लगे और यूरोप की तरफ लोग जाने लगे। अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और 16वीं सदी में इसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें व खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रंग रूप बदलने लगे थे। यानी यहाँ पर काफ़ी कृषि क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हो गई थी और आज के पेरू और मेक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली बेशकीमती जो धातु, खास तौर से चांदी, ने यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। यानी मेक्सिको में सर्वाधिक मात्रा में चांदी का उत्खनन होता है, चांदी निकलती है। और 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिण में अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे और इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग एल डोराडो की सोने का शहर मानने लगे। यानी एल डोराडो जो शहर था उसे सोने का शहर मानने लगे और इसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान भी शुरू किए गए। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था और यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थीं। स्पेनिश विजेता थे सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे और लाखों साल से दुनिया के अलग अलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रोग जो है शुरू आने हो गए थे। इसके फलस्वरूप जो है एक नए स्थान पर चेचक का बहुत मारक साबित हुई। यानी चेचक अधिक मात्रा में निकलने लगी थी। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहाँ यूरोपीय लोग नहीं पहुँचे थे वहाँ के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। इसने पूरे के पूरे समुदायों का खात्मा कर दिया। यानी जहाँ भी चेचक शुरू हुई वहाँ के लोग, वहाँ का समुदाय, गांव का गांव विनाश हो गया, नष्ट हो गया या उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। यानी जहाँ भी चेचक गई और जो घुसपैठी थे, घुसपैठियों के लिए ये रास्ता आसान हो गया कि बिना युद्ध किए ही जो है लोग मरते जा रहे थे। बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा सकता था, पर चेचक जैसे बीमारी के मामले में तो ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास इससे बचाव का तरीका भी था और उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भुखमरी का ही साम्राज्य था और शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। शहर में अधिक लोग रहते थे जिसके कारण वहाँ पर बहुत अधिक बीमारियाँ थीं और धार्मिक टकराव आम बात थी। यानी विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे, उनके बीच टकराव, सांप्रदायिक संघर्ष होते रहते थे और धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था। इस वजह से हज़ारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़ कर लाए गए गुलामों को काम में झोंक कर यूरोपीय बाज़ारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा था। और 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था, जो कि प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, तथा एशियाई व्यापार में भी उन्हीं
का दबदबा था, यानी भारत और चीन का ही दबदबा था। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया। पहले कौन था? चीन और भारत था, लेकिन बाद में यूरोप बन गया। देखिए बच्चों, ये चित्र बना हुआ है। गुलामों की खरीद फरोख्त यहाँ होती है। एक खरीदार नीलामी के लिए कतार में खड़े गुलामों को गौर से देख रहा है और इस चित्र में 4 औरतें और लंबी टोपियाँ पहने 7 पुरुषों के साथ 2 बच्चे भी बिकने के लिए आए हैं और खड़े हैं। अच्छी कीमत पाने के लिए गुलामों को अक्सर बढ़िया कपड़े पहना कर बाज़ार में लाया जाता था। यहाँ देखो, गुलामों की खरीद बिक्री की जाती है। तो आज का टॉपिक बच्चों यहीं तक रखेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे 18वीं शताब्दी की बात को पढ़ेंगे, इसके अगले वाले चैप्टर टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अब मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।